इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ ने 16 जनवरी की सुबह स्पेस में अपने दो सैटेलाइट्स को बाहम जोड़ने स्पेस डॉकिंग की सलाहियत को कामयाबी से अचीव कर लिया है। और इस कामयाबी के बाद इंडिया दुनिया के एलीट स्पेस क्लब्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। इंडिया से पहले सिर्फ 3 ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना स्पेस डॉकिंग की सलाहियत रखते थे, और अब भारत दुनिया में चौथा मुल्क बन गया है जिसके पास ये स्पेस डॉकिंग की सलाहियत है। आईएसआरओ ने ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का मिशन स्पेडेक्स 30 दिसंबर 2024 के दिन लॉन्च किया था, और इनिशियली ये डॉकिंग का प्रोसेस 7 जनवरी को शेड्यूल था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इस प्रोसेस को 7 जनवरी से 9 जनवरी तक डिले कर दिया गया, और फिर कुछ मजीद डिले आने के बाद 16 जनवरी की सुबह को ये स्पेस डॉकिंग का प्रोसेस अचीव कर लिया गया। इस सारे प्रोसेस को, इसकी कम्प्लेक्सिटी को हम वीडियो के आखिरी हिस्से में डिटेल से समझेंगे। ये स्पेस डॉकिंग दुनिया में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने 1966 में जिमनी 6 मिशन के जरिए से अचीव की थी। इस जिमनी 6 मिशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी कैप्सूल के अंदर खला में मौजूद थे, और एक तरह से मैनुअल तरीके से स्पेस डॉकिंग को अचीव किया गया। और नासा के स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी को अचीव कर लेने के बाद ही अमेरिका के ल्यूनर मिशंस, अपोलो मिशंस मुमकिन हो सके थे, क्योंकि ये ल्यूनर मिशंस इंतहाई कम्प्लेक्स थे। इनको एक ही सेट के तौर पे चांद तक भेजा और वहां से वापस नहीं लाया जा सकता। और खासकर चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के उतरने के बाद जब वो चांद की सतह से वापस ऊपर ल्यूनर ऑर्बिट में, चांद के ऑर्बिट में आते हैं, तो वहां मौजूद एक स्पेस मॉड्यूल के साथ डॉक करना पड़ता है, और वो स्पेस मॉड्यूल फिर उन एस्ट्रोनॉट्स को, उनके कैप्सूल को वापस जमीन के ऑर्बिट तक लाने का जिम्मेदार होता है। तो स्पेस डॉकिंग के बगैर ये अपोलो मिशंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं थे। अमेरिका से सिर्फ 2 साल बाद उस वक्त की यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने भी 1968 में इस स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया था। और यूएसएसआर की जो स्पेस डॉकिंग थी वो अमेरिका की निस्बत मैनुअल नहीं थी, बल्कि वो ऑटोनमस थी। उनमें कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं थे, बल्कि वो 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो खुदकार तरीके से स्पेस में आपस में डॉक हुए थे। और सोवियत यूनियन ने भी स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी को अचीव करने के बाद ही चांद पर ल्यूना मिशंस किए थे, जिनमें रशियन एस्ट्रोनॉट्स को तो चांद की सतह पर नहीं उतारा गया, लेकिन चांद की सतह से ऑटोनमसली कुछ रॉक्स के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके उनको वापस जमीन तक लाया गया था। और इन मिशंस के अंदर भी स्पेस डॉकिंग इन्वॉल्व थी, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं थे। इसके बाद 1998 में स्पेस में एक परमानेंट स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने का आगाज हुआ। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने में अमेरिका और रशिया और इनके अलावा दूसरे ममालिक की स्पेस एजेंसीज भी शामिल थी। और ये स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसको इकट्ठा जमीन से लॉन्च करना पॉसिबल नहीं था, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग लॉन्च करके फिर स्पेस में आपस में जोड़ा गया, यानी उनकी डॉकिंग की गई। और इस स्पेस स्टेशन के एक दफा कंप्लीट हो जाने के बाद अब तकरीबन पिछले 24 साल से इस स्पेस स्टेशन के अंदर मुस्तकिल तौर पर एस्ट्रोनॉट्स इंसान रहायश पजीर हैं। हर 5 से 6 माह बाद एक शिपमेंट के जरिए से वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को वापस जमीन पर ले आया जाता है, और नए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। तो जमीन से एक कैप्सूल के जरिए से, रॉकेट्स के जरिए से उन इंसानों को, एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से लॉन्च करके, और फिर उनका कैप्सूल उन स्पेस स्टेशन के साथ जाकर डॉक करता है, अटैच हो जाता है। तो वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो उस कैप्सूल से स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। वहां पहले मौजूद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस स्टेशन से उस कैप्सूल में आ जाते हैं, और ये कैप्सूल दोबारा से अनडॉक होके, स्पेस स्टेशन से अलग होके वापस जमीन की तरफ लौट आता है। और ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे तकरीबन हर 5 से 6 माह बाद ये प्रैक्टिस दोहराई जाती है। यानी ये स्पेस डॉकिंग जो है वो अमेरिका के लिए और रशिया के लिए एक तरह से रूटीन मैटर बन चुका है। और इस वक्त अमेरिकन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज, स्पेसएक्स और बोइंग का स्टार लाइनर वगैरह, उनके अपने बनाए गए और उन्हीं की तरफ से ऑपरेट किए जाने वाले स्पेस कैप्सूल रेगुलरली स्पेस स्टेशन के साथ डॉक और अनडॉक का प्रोसेस करते रहते हैं। चाइना को इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन चाइना ने इंडिपेंडेंटली अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रखा है। और 2011 में चाइना ने पहली दफा स्पेस डॉकिंग को अचीव कर लिया, जब उस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से तियांगोंग 1 के साथ चाइना का स्पेस कैप्सूल जाके डॉक किया। इसके बाद चाइना अपने स्पेस स्टेशन तक रूटीन में शिपमेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे लेके जाता और वापस लाता है। यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रोसेस चाइना भी रूटीन में कर रहा है। इसके अलावा चाइना ने
ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशंस चैंगी 5 और चैंगी 6 पे कर रखे हैं, जो कि स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी के बगैर पॉसिबल नहीं थे। इस सारे सिनेरियो से हमें समझ आती है कि कोई भी स्पेस एजेंसी अगर वो कुछ बड़े काम करने का इरादा रखती है तो उसके लिए ये स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ये सारे काम पॉसिबल नहीं। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO भी फ्यूचर में इस तरह के बड़े मिशंस करने का इरादा रखती है? तो इसका आंसर है यस। ISRO इन तमाम किस्म के बड़े स्पेस एम्बिशंस पे काम कर रही है, जिनमें सबसे पहले ISRO का मिशन गगनयान है। इस गगनयान मिशन के जरिए से इंडियन मेड स्पेस कैप्सूल के अंदर इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से उठाकर खला तक लेके जाया जाएगा। यानी इस गगनयान मिशन के जरिए से इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश करेगा और इस मिशन पे जोरों शोर से काम जारी है और पॉसिबली 2026 में ISRO ये मिशन गगनयान लॉन्च करेगी। इसके अलावा चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ISRO चांद की सतह पर सैंपल रिटर्न मिशन चंद्रयान 4 करने का भी इरादा रखती है 2027 में। और ये सैंपल रिटर्न मिशन ये इस कदर कॉम्प्लेक्स, बड़े और ज्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं कि इनको सिंगल यूनिट की फॉर्म में लॉन्च नहीं किया जा सकता या इनको सिंगल यूनिट की फॉर्म में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो इस चंद्रयान 4 ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन के लिए भी ISRO को स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी को हासिल करना जरूरी था। इसके अलावा ISRO 2035 तक 2035 तक स्पेस में अपना इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बिल्ड करने के प्लान पे काम कर रहा है और इस स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए भी ये डॉकिंग की कैपेबिलिटी इंतहाई ज्यादा जरूरी थी। इसके भी अलावा ISRO 2040 तक 2040 तक पहले इंडियन इंसान को, एस्ट्रोनॉट को ल्यूनर सरफेस पे उतारने के मिशन पे काम कर रहा है और ये ल्यूनर मिशन भी स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी के बगैर पॉसिबल नहीं। तो इन तमाम बड़े बड़े स्पेस एम्बिशंस को अचीव करने के लिए ये स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी हासिल करना जरूरी था। असल में ये स्पेस डॉकिंग की कैपेबिलिटी या मैकेनिज्म पहले जो 3 ममालिक के पास था उन सब के पास भी अपना अपना था। उन तीनों स्पेस पावर्स ने ये स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटीज इंडिपेंडेंटली डेवलप और अचीव की हुई थी और ISRO ने इन ममालिक से ये स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी हासिल करने की, इंपोर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामी के बाद इंडिया ने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को, जिसको भारतीय डॉकिंग सिस्टम का नाम दिया गया है, उस पे काम करना शुरू कर दिया और इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंटली स्पेस के अंदर अचीव करने के लिए 30 दिसंबर 2024 के दिन भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस लॉन्च स्टेशन से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए से इस मिशन स्पेडेक्स को, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया। स्पेडेक्स मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट्स इन्वॉल्व थे जिनको STX-01 और STX-02 का नाम दिया गया। इनमें से एक सैटेलाइट को चेज करने वाला और दूसरे को टारगेट सैटेलाइट करार दिया गया था। इन दोनों सैटेलाइट्स को जमीन से ऊपर 470 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट के अंदर एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पे लॉन्च कर दिया गया। इस लॉन्च के वक्त इन दोनों सैटेलाइट्स की स्पीड में, इस ऑर्बिट के अंदर इनकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क रखा गया। 10 मिलीमीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 10 मिलीमीटर पर सेकंड थी, यानी 10 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इसके बाद इन सैटेलाइट्स को एक दूसरे से 20 किलोमीटर के फासले पे दूर कर दिया गया ताकि इन दोनों सैटेलाइट्स को इतने ज्यादा फासले से एक दूसरे के करीब करके डॉक करने के ऊपर मुकम्मल तौर पे काम किया जा सके, जिस तरह बाद में स्पेस मिशन के अंदर जरूरत पड़ती है। और 7 जनवरी 2025 के दिन इन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना या डॉक करना था, लेकिन इस इनिशियल डॉकिंग अटेम्प्ट को 7 जनवरी से 9 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया और इस दौरान मजीद इन सैटेलाइट्स के सिस्टम्स वगैरह को टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाना था। इन सारे दिनों के दौरान ये दोनों सैटेलाइट्स 20 किलोमीटर से अपना फासला कम करके 600 मीटर के फासले पे आ चुके थे और फिर 9 जनवरी के दिन इनमें से जो चेजर सैटेलाइट था, जिसने दूसरे सैटेलाइट को चेज करके जाके पकड़ना था, उसमें ड्रिफ्ट प्रोड्यूस की गई, उसको दूसरे सैटेलाइट के करीब ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन इस कोशिश में ISRO के एक्सपर्ट्स को पता चला कि चेजर सैटेलाइट के अंदर प्रोड्यूस की गई ड्रिफ्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा थी, जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी ये उससे कहीं ज्यादा थी। इसलिए इस डॉकिंग अटेम्प्ट को दोबारा से डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। असल में स्पेस के अंदर 2 सैटेलाइट्स को डॉक करने के लिए उनका एक सेम ऑर्बिट के अंदर एक खास अलाइनमेंट में आकर इंतहाई स्लोली एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। इस सारे प्रोसीजर को स्पेस ट्रांसड्यूसर्स का नाम दिया जाता है।
ये स्पेस रेंडोजस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है, क्योंकि जमीन के गिर्द किसी भी एक खास ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट की स्पीड जो है वो उस ऑर्बिट की जमीन की सतह से बुलंदी के ऊपर डिपेंड करती है। और इस प्रोसेस में क्योंकि हम दो सैटेलाइट्स को दूर से एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं तो जरूर उनकी वेलोसिटीज एक दूसरे से डिफरेंट करना पड़ेंगी। जो चेजर सैटेलाइट है उसको अपनी रफ्तार ज्यादा करके टारगेट सैटेलाइट तक पहुंचना पड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान उस चेजर सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट, ऑर्बिट जो है वो टारगेट सैटेलाइट से चेंज हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है। और इस ऑर्बिट की हाइट को सैटेलाइट के ऊपर या स्पेस कैप्सूल के ऊपर मौजूद जो छोटे थर्स्ट इंजन वगैरह हैं उनकी मदद से इंतहाई टेक्निकली और एक्यूरेसी से कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी के दिन आईएसआरओ ने चेजर सैटेलाइट को एक स्लो ड्रिफ्ट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने की कमांड दी और इस स्लो ड्रिफ्ट के जरिए से दोनों सैटेलाइट्स के दरमियान डिस्टेंस को 1.5 किलोमीटर तक कम कर दिया गया, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्लो ड्रिफ्ट के जरिए से सिर्फ 500 मीटर तक रह गई। और 11 जनवरी की शाम तक इसको मजीद कम करके 230 मीटर तक कर लिया गया और इसी स्लो ड्रिफ्ट के जरिए से ये 12 जनवरी तक सिर्फ 105 मीटर रह गई। इसके बाद आईएसआरओ ने इन दोनों सैटेलाइट्स के ऊपर मौजूद जो इमेजिंग सेंसर्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया ताकि ये सैटेलाइट्स ऑटोनोमसली अपने सॉफ्टवेयर की मदद से एक दूसरे के साथ अलाइन हो सकें या इस अलाइनमेंट में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और इस एक्टिवेशन के बाद दोनों सैटेलाइट्स अपना फासला मजीद कम करके सिर्फ एक दूसरे से 15 मीटर के फासले पे रह गए। और अब इन दोनों सैटेलाइट्स ने इस 15 मीटर के फासले को मजीद कम करके सिर्फ एक दूसरे से 3 मीटर तक आना था। लेकिन इस 15 मीटर से 3 मीटर तक आने के दौरान आईएसआरओ को इन सैटेलाइट्स से रिसीव होने वाले जो सिग्नल्स थे उनमें डिले आ गया, यानी इन सैटेलाइट से जो सिग्नल्स थे वो आईएसआरओ के ग्राउंड स्टेशन तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रहे थे। और इस सिग्नल डिले के दौरान इन सैटेलाइट्स के ऊपर मौजूद ऑटोनोमस सेफ मोड ऑपरेशन एक्टिवेट हो गया, यानी इन सैटेलाइट्स के ऊपर एक ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद था जिसका काम इन सैटेलाइट्स को एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ कोलाइड करने से बचाना था। तो सिग्नल डिले के दौरान वो ऑटोमेटिक सेफ मोड एक्टिव हो गया और उसने इन दोनों सैटेलाइट्स को दोबारा से एक दूसरे से दूर कर दिया और दोनों सैटेलाइट्स दोबारा से एक दूसरे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर चले गए। यानी 12 जनवरी के दिन भी ये डॉकिंग अटेम्प्ट एक तरह से नाकाम रही और दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से दूर चले गए। इसके बाद ये सारा प्रोसीजर दोबारा से किया गया और 16 जनवरी की सुबह दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे से सिर्फ 3 मीटर का जो फासला था उसको कामयाबी से हासिल कर लिया। और इसके बाद दोनों सैटेलाइट्स के ऊपर मौजूद जो सेंसर्स थे, जो डॉकिंग को एड करने वाले सेंसर्स थे ऑटोनोमसली, जिन्होंने दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे के साथ सही अलाइनमेंट में जोड़ना था, उनके जरिए से दोनों सैटेलाइट्स को कामयाबी से 16 जनवरी की सुबह को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया, डॉक कर दिया गया। और दोनों सैटेलाइट्स के ऊपर मौजूद जो क्लैंप्स थे उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से ये भारतीय डॉकिंग सिस्टम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट्स को स्पेस में डॉक करने की सलाहियत जो है उसको कामयाबी से अचीव कर लिया गया। इस डॉकिंग को अचीव करने के बाद इन दोनों सैटेलाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाएंगे, जिनमें एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा इन दोनों सैटेलाइट्स को एक सिंगल यूनिट, एक कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट की फॉर्म में कंट्रोल करने के अमल को भी टेस्ट किया जाएगा। और चंद दिनों तक इस टेस्टिंग वगैरह के बाद इन दोनों सैटेलाइट्स को अनडॉक भी किया जाएगा, एक दूसरे से अलहदा भी किया जाएगा। और अलहदा होने के बाद भी इन सैटेलाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ साइंटिफिक पेलोड्स मौजूद हैं जो तकरीबन 2 साल तक जमीन के ऑर्बिट में काम करते रहेंगे। इन दोनों सैटेलाइट्स की जो डॉकिंग पोर्ट है, दोनों सैटेलाइट्स के वो पार्ट जिन्होंने आपस में जुड़ना है, कंबाइन होना है, उसकी विड्थ, उसका डायमीटर 450 मिलीमीटर था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इंतहाई छोटा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और दूसरी तमाम जगहों पे भी जो डॉकिंग पोर्ट है उसका एक स्टैंडर्ड साइज 800 मिलीमीटर रखा जाता है। तो आईएसआरओ भी एक दफ़ा ये स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी को अचीव करने के बाद अपने नेक्स्ट मिशंस में अपनी ये डॉकिंग पोर्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 800 मिलीमीटर ही रखेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।